हाँ जी, कैसे हो सारे? तो देखो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आज हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड फॉर्म लिखना है और यही वाला पार्ट हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के साथ। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जीरो ऑर्डर हो गया तो फर्स्ट ऑर्डर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, आ जाओ। देखो क्या है कंसेप्ट, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट से मेरा क्या बनता है, प्रोडक्ट। आर फॉर रिएक्टेंट, बी फॉर प्रोडक्ट। क्लियर है? मैंने क्या बोला कि टाइम टी इक्वल टू जीरो पे कंसंट्रेशन क्या था, सी नॉट। टाइम टी इक्वल टू जीरो पे कंसंट्रेशन मेरा क्या था, सी नॉट। और कुछ समय बीता, कितना समय बीता, मैंने मान लिया टी समय बीता, और कंसंट्रेशन क्या हो गया, सी टी। क्या हो गया, सी टी। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि सी नॉट आपने क्या माना है, सी नॉट आपने माना है इनिशियल कंसंट्रेशन माना है आपने, और सीटी आपने क्या माना है, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। बहुत लोग फाइनल कंसंट्रेशन लिख देते हैं, पर आपको क्या लिखना है, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। क्लियर है? अब इस रिएक्शन का मुझे निकालना है रेट। रेट निकालने सिखाया था ना, कैसे निकलता है रेट, ध्यान से देखो रेट कैसे निकलता है। तो रेट हम लिखते हैं कैसे, माइनस लगाते हैं, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस, सॉरी, डी आर बाई डी टी। तो रेट क्या हो गया, माइनस डी आर बाई डी टी। डी आर का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। तो ये मेरा हो गया रेट, और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1। क्लियर है? ये तो रेट के फॉर्म में हुआ। और रेट लिखने का एक और तरीका होता है, बताओ कौन सा फॉर्म, जिसको हम लोग रेट लॉ बोलते हैं। तो अगर मैं इसका रेट लॉ लिखूंगा तो कैसे आएगा भाई, रेट इक्वल टू के क्या होता है, इट इज रेट कांस्टेंट। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पावर क्या आ जाएगा, जीरो। वाई जीरो, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी सेम होगा, पर यहाँ पे पावर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एनीथिंग पावर टेंस टू भी क्या होता है, 1। एनीथिंग पावर जीरो टेंस टू भी क्या होगा, 1। और इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है? ये भी रेट है, क्या आया, माइनस डी आर बाई डी टी। ये भी रेट है, क्या आया, के। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिलता है, ध्यान से देखो, ऊपर कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एग्जाम में आपको बिल्कुल इसी तरह से लिखना है, वी गेट, क्या मिला हमें, वी गेट, मैं ऐसा बोल सकता, माइनस डी आर बाई डी टी किसके बराबर होगा, के बराबर होगा। अब जो यहां से डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, रुकना ही नहीं है। कंसेप्ट देखो क्या लगेगा। अब मैं इसको ऊपर कर देता हूं, ठीक है, यहां तक आपने अच्छे से लिख लिया होगा। अब मैं जो स्टार्ट करूंगा डेरिवेशन, देखना कैसे करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू के बराबर आता है। और यहाँ पे के क्या है, यहाँ पे के क्या है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। के यहाँ पे मेरा है रेट कांस्टेंट, के होता है रेट कांस्टेंट। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो dt को भेज दो के पास, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, माइनस डी आर इज इक्वल टू क्या हो गया, के डी टी। ठीक है, याद रखना क्या करते हैं हम लोग, dt को कहाँ भेज दिया, के तरफ भेज दिया। तो ये जो माइनस है ना यार, माइनस को हमेशा रेट कांस्टेंट के तरफ रखा करो। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट के तरफ अगर माइनस रखोगे तो दिक्कत कम आएगा। यही करना है जीरो ऑर्डर में और यही करना है फर्स्ट ऑर्डर में। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ठीक है, इधर भी रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर कांस्टेंट की तरफ रखते हैं तो दिक्कत कम आता है। अब क्या करेंगे, देखो अब हम करने वाले हैं ऑन इंटीग्रेटिंग किधर, बोथ साइड। ऑब्वियस सी बात है, इंटीग्रेशन कहाँ करेंगे, दोनों साइड करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो क्या मिलेगा, देखो मेरे पास स्पेस नहीं है, आपको बिल्कुल सीधा लिखना है। क्या होगा देखना, तो यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, और कांस्टेंट का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता है तो माइनस के बाहर आ गया, इसलिए मैंने बोला था माइनस को इधर रखो। ठीक है, तो कांस्टेंट के साथ बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, क्योंकि कांस्टेंट का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता है। अब एक चीज नोटिस करो कि कंसंट्रेशन हमने कहां से कहां लिया था, ध्यान से देखो, मैं दिखाता हूं। कंसंट्रेशन लिया था सी नॉट से सी टी तक, और टाइम कहां से लिया था, जीरो से लेकर टी तक। तो इंटीग्रेशन जो हम लोग करेंगे वो कहां से कहां तक करेंगे, जहां पे हमने लिया था, क्या लिया था भाई, कंसंट्रेशन लिया था इनिशियल सी नॉट, और फाइनल क्या था, सी टी। और टाइम इनिशियल क्या था, जीरो, और फाइनल टाइम क्या था, टी। यहां तक हमने अच्छे से लिख लिया, कोई दिक्कत किसी को?
क्लियर है? अब थोड़ा-सा इंटीग्रेशन आना चाहिए, आता भी होगा, ठीक है? क्या होना चाहिए भाई? इंटीग्रेशन ऑफ डीआर क्या होता है? व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ डीआर? नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ और आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा ये सब साइड में। क्या आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ डीआर जो होता है, वो सिंपली क्या हो जाएगा? आर। अगर मैं बोलूँगा इंटीग्रेशन ऑफ डीटी क्या होता है? तो सिंपली क्या हो जाएगा? डी। मतलब फंडा क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या होता है? एक्स के बराबर होता है। तो आर होगा तो आर, टी होगा तो टी, पी होगा तो पी, ठीक है? अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर क्या हो गया? आर हो गया। कहाँ से कहाँ तक लगाना है? सी नॉट से सी टी तक लगाना है। माइनस के को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या हो जाएगा? टी कहाँ से कहाँ तक? जीरो से टी तक, ठीक है? अब कैसे करते हैं सॉल्व? आर के जगह पे एक बार रखो सी टी, फिर क्या लगाते हैं? माइनस, फिर आर के जगह पे सी नॉट इज इक्वल टू माइनस के को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। टी के जगह पे एक बार टी, फिर माइनस टी के जगह पे एक बार क्या लगाते हैं? जीरो, ठीक है? अब बोलो क्या होगा? यहां से मिला सी टी माइनस सी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक पहुंच गए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो एकदम चलते गए, सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक चलते गए, उतारते जाओ, साथ साथ उतारते जाओ, एक एक स्टेप करते जाओ। यहां तक आ गया। अब क्या करेंगे? बस देखो फाइनल स्टेप में पहुंच चुके हैं हम लोग। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड करूंगा और यहाँ पे अगर एक लाइन देंगे तो देखो क्या होगा। सी टी माइनस सी नॉट इक्वल टू आ गया माइनस के टी। अब मैंने माइनस के टी को ले लिया इधर, तो देखो क्या होगा। अगर मैं माइनस के टी को इधर ले जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस। और इसको ले आओ इधर तो क्या मिलेगा? सी नॉट माइनस सी टी। एंड दैट्स द फाइनल स्टेप हम जो करने जा रहे हैं। द फॉर्मूला ऑफ द रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू सी नॉट minus ct by time t, and that's my formula, and that's my integrated rate equation for the zero order reaction. ये हमें प्रूव करना था। where c naught is initial concentration, ct is concentration at time t, और t मेरा क्या है? टोटल टाइम टेकन। और ये मेरा पूरा का पूरा डेरिवेशन हो गया है, जिसको आप अच्छे से उतार सकते हो। ठीक है, जल्दी से उतारो। इसमें मुझे बहुत कुछ बताना है, अभी ग्राफ बताना है, हाफ लाइफ पीरियड बताना है, यूनिट बताना है। जल्दी से लिखो भाई। इसको मैं देखो थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तो पूरा का पूरा इक्वेशन आपको एक फॉर्म में दिख जाएगा। ठीक है, जल्दी से उतारो, जल्दी से उतारो। ये देखो मैंने एक पेज में ले आया सारा। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। ठीक है, हल्का और नीचे कर देता हूँ। चलो जल्दी 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 से उतारो। हो गया? देखो मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ आपको। ये मेरा के है, दैट इज द रेट कांस्टेंट, फॉर्मूला आ गया। अगर पूछ लेगा व्हाट इज द यूनिट, यूनिट पूछ लेगा रेट कांस्टेंट का, तो क्या होगा? यूनिट। तो बहुत लोग रटते हैं यूनिट, यूनिट को रटा थोड़ी जाता है यार। ऊपर देखो क्या है, ऊपर क्या है मेरा? कंसंट्रेशन, नीचे कौन है? टाइम। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ऊपर कंसंट्रेशन है और नीचे क्या है? टाइम। तो इसका यूनिट हो जाएगा कंसंट्रेशन बाय टाइम। क्लियर है? देखो कहीं कहीं पे कुछ और भी लिखा होता है, तो मैं आपको सारा यूनिट बता देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। अब आपको पता है कंसंट्रेशन को हम लोग मोलैरिटी भी बोलते हैं, तो हम ऐसा भी तो लिख सकते थे। मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? मोलैरिटी बाई टाइम। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, मोलैरिटी टाइम इनवर्स। ठीक है, और कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखते हैं। आपको पता होगा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी? मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलैरिटी के जगह पे लिखते हैं मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और नीचे कौन है? टाइम। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। तो एनसीईआरटी बुक में आपको बहुत जगह ये देखने को मिलेगा, टाइम के जगह पे मिनट लिख देते हैं, टाइम के जगह पे सेकंड लिख देते हैं। ठीक है, तो दैट इज द यूनिट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यूनिट को रटिए मत, फॉर्मूला से ही यूनिट निकलता है। ठीक है, जल्दी से उतारो फटाफट से। ठीक है, डेरिवेशन हो गया, यूनिट हो गया, दो चीज और बचा है। ग्राफिकल अप्रोच बताऊंगा, फिर हाफ लाइफ पीरियड बताऊंगा, और एक एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, इतना कर लोगे तो जीरो ऑर्डर का कोई क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, वेट नहीं करेंगे, आ जाओ जल्दी से। अब मैं आपको बताने वाला हूं दैट इज हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड, पता नहीं क्यों डाउट आता है हाफ लाइफ पीरियड में। फर्स्ट ऑर्डर में तो बहुत डाउट आता है। हाफ लाइफ पीरियड सुनो, कोई एक रिएक्शन है, या मान लो आप ही हो, आपका एज 100 साल है, आपने अपना 50 साल जी लिया, आपने अपना लाइफ का 50 ईयर्स जी लिया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आपने अपना लाइफ का आधा आधा लाइफ आपने क्या हुआ? जी लिया है।
मतलब जब 100 साल था ये है कंप्लीट, 50 जी लिया मतलब आपने अपना लाइफ का आधा पार्ट कंप्लीट कर लिया। आधा पार्ट जब आपने अपना लाइफ का कंप्लीट किया तो उसी समय को क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ पीरियड। मतलब जो पूरा लाइफ पीरियड था आधा कंप्लीट कर लिया तो उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। मतलब एक रिएक्शन को कंप्लीट करने में अगर 100 मिनट लगता है तो रिएक्शन को आधा कंप्लीट करने में कितना मिनट लगेगा, 50 मिनट लगेगा। एंड दैट्स कॉल्ड टू बी हाफ लाइफ पीरियड। जब कोई रिएक्शन आधा कंप्लीट हो जाता है तो उस समय को हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। क्लियर है? और एक फंडा याद रखो और भी दिक्कत कम हो जाएगा। एट हाफ लाइफ पीरियड याद रखिएगा, कंसंट्रेशन एट टाइम टी हमेशा याद रखिएगा C0/2 के बराबर होता है। बस अगर तुम्हें इतना पता है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, खेला ही खत्म। हाफ लाइफ पीरियड में कोई भी हो, चाहे जीरो हो चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, सीटी हमेशा किसके बराबर होता है, C0/2 के बराबर होता है। चलो प्रूफ करते हैं फटाफट से। इसका डेरिवेशन क्या आएगा, देखो आपको पता है K इज इक्वल टू क्या होता है, C0 माइनस सी टी। C0 माइनस सी टी बाई क्या होता है, टी। अगर मैं बात करता हूं एट टी हाफ, हाफ लाइफ पीरियड में क्या होता है बता दो, क्या होता है बता दो। जो सी टी होता है वो किसके बराबर होता है, C0/2 के बराबर। तो पुट करते हैं तो K इज इक्वल टू क्या होगा, C0, सी टी को क्या रखेंगे C0/2। अब जो मेरा टाइम है वो क्या है, टी हाफ है। तो देखो क्या होगा, टी हाफ जाएगा ऊपर तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या होगा, C0 माइनस C0/2। तो फुल से आधा गया तो आधा बचा, और नीचे कौन है K, एंड दैट्स द फॉर्मूला ऑफ द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बस खेला खत्म। लो अब रटोगे बैठ के, एग्जाम में भूल भी गए तो खुद से तुरंत फॉर्मूला लगा के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और ये पूछा गया है वो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें हाफ लाइफ पीरियड कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो देखो ना, हाफ लाइफ पीरियड कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है तो कौन सा ऑर्डर होगा, जीरो ऑर्डर। पर जब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन करेंगे तो वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए मैं बोलता हूं हर चीज का फॉर्म देख लो कहां से आया। तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या होगा, C0/2 के, वहां पे के क्या है, रेट कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये मेरा आ गया हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, जल्दी से उतारो, जल्दी से, फटाफट से। हम्म, हो गया भाई, हाफ लाइफ पीरियड हो गया। चलो आगे बढ़े। अब मैं बताने वाला हूँ ग्राफिकल अप्रोच। देखो ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफिकल अप्रोच में बड़ा मजा आएगा आपको। दैट इज कॉल्ड द ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच, ठीक है। देखो होता क्या है, किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए पहले हमें इक्वेशन पता होता है। मैथ्स वाले को तो पता होता है, बायो वाले को नहीं पता होता, तो मैं उनके लिए स्पेशली बता रहा हूँ। अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो ग्राफ का जनरली इक्वेशन लेते हैं हम लोग, y इक्वल टू mx+c। अब ये क्या है, अभी बता रहा हूँ, देखना भाई। y का मतलब हो गया y एक्सिस, x का मतलब हो गया x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस ये वाला, y एक्सिस ये वाला, ठीक है। m का मतलब होता है स्लोप, और C का मतलब होता है इंटरसेप्ट। अब बोलोगे सर ये सब तो हमें कुछ आता ही नहीं, स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, तो मैं बता रहा हूँ ना, सुनो ना। स्लोप मतलब क्या, झूला झूलते थे ऊपर से नीचे आते थे या नीचे से ऊपर जाते थे, तो इसी को बोलते हैं स्लोप। ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग है या ग्राफ इंक्रीजिंग है, ये क्या है मेरा स्लोप। और इंटरसेप्ट क्या होता है कि कहां से ग्राफ डिक्रीजिंग है, अरे कोई पॉइंट होगा तो वहां से ना नीचे आएगा, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। अगर पॉइंट से कहीं ग्राफ अपवर्ड जा रहा है तो कोई पॉइंट से ना जा रहा होगा, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। क्लियर है? अभी मैं जब ग्राफ बनाऊंगा तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। देखो बनाता हूँ ग्राफ, अभी बनाता हूँ ग्राफ, ध्यान से देखना भाई ग्राफ क्या होगा। अभी आपने फॉर्मूला क्या निकाला था, के इज इक्वल टू C0 माइनस सी टी बाई टी, ठीक है। और फिर हमने क्या लिखा था, के टी इज इक्वल टू C0 माइनस सी टी, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने क्या किया यहाँ पे, सी टी को कर दिया इधर, और ये क्या हो गया, C0 माइनस के टी। इधर जाएगा तो माइनस, ये इधर जाएगा तो प्लस। अब बोलोगे ऐसा क्यों किया, हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में, तो देखो ना, अगर बुद्धि रहेगा तो पता चल जाएगा। देखो कैसे, ये है मेरा अब y, यहाँ पे जब KT था तो दो वर्ड था mx, तो मुझे वो तो इधर चाहिए था, इसलिए मैंने इसको इधर किया और इसको इधर किया, ठीक है। तो y है, अब यहाँ देखो दो वर्ड है तो ये क्या हो गया m, और ये क्या हो गया x, और ये क्या हो गया c। अब समझ में आया मैंने क्यों किया ऐसा, ठीक है। अब देखो ये रहा मेरा एक ग्राफ, y एक्सिस में कौन है, सी टी। व्हाट इज सी टी, कंसंट्रेशन एट टाइम टी। x एक्सिस में कौन है, टाइम है, ठीक है। स्लोप कैसा है, नेगेटिव, मतलब ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। नेगेटिव क्यों, क्योंकि माइनस है। कहां से नेगेटिव होगा, इंटरसेप्ट ढूंढो, इंटरसेप्ट कौन है, C0, कैसा है, प्लस। तो मतलब इंटरसेप्ट कहीं यहाँ पे होगा, कहीं भी मान लो, ये मान लो मैंने मान लिया क्या, C0 मान लिया, ठीक है। दिस इज इंटरसेप्ट।
और यहाँ से ग्राफ क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो अगर पूछ लेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का स्लोप बताओ, तो स्लोप क्या होगा, माइनस के। माइनस क्या बता रहा है, ग्राफ क्या होगा, डिक्रीजिंग, एंड दैट इज द स्लोप। ठीक है, और ये रहा मेरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हुआ। तो क्या क्या कर लिया हमने, डेरिवेशन कर लिया, यूनिट कर लिया, हाफ लाइफ पीरियड कर लिया, ग्राफिकल अप्रोच कर लिया, एंड दैट्स ऑल द कंसेप्ट ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है। एक एग्जांपल बता दूं, एग्जांपल भी होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया जब टूटता है किसमें, N2 और H2 में, वो किसका एग्जांपल होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल होता है। ठीक है, अब बोलोगे तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे एग्जांपल। लाइक दिस NH3 है, NH3 को तोड़ोगे तो बन जाता है N2 + H2। बैलेंस करोगे तो यहाँ पे एक है, यहाँ दो, तो यहाँ दो लगा दो, 3 × 2 = 6 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 3 लगा दो। और यहाँ पे कैटलिस्ट भी लेते हैं, प्लैटिनम। प्लैटिनम क्या है, कैटलिस्ट है। तो ये रिएक्शन किसका एग्जांपल हो जाता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, चलो क्लियर है। तो दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम। ये किसके तरह काम करता है, कैटलिस्ट के तरह। एंड दैट्स ऑल अबाउट द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगले क्लास में फर्स्ट ऑर्डर का भी देख लेंगे, दोनों कर लो, एक न एक डेरिवेशन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।